हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो जियोग्राफी के अंदर एस्ट्रोनॉमी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान जो क्लासेस चल रही हैं उसकी यह चौथी क्लास है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले हमने जो कल पढ़ा था और उसके पहले पढ़ा था, तो उसका जल्दी से अपन एक और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो तारा होता है वो बनने से पहले क्या होता है, तो वो बनने के पहले निहारका होता है और फिर यही आगे जाकर तारा बन जाता है। और तारा कैसे बनता है, तो जो निहारका होते हैं उसमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण ही उसमें आग लगती है और आग लगने के बाद ही वह तारा बनता है। इसी कारण से यदि तारा की परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं कि ऐसा आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश हो। तो जैसे यह इसमें आगी लगेगी यानी कि वह जलने लगेगा तो उसमें ऊष्मा निकलेगी और जो ऊष्मा है वह प्रकाश के रूप में निकलेगी। तो इसको अपन कह देते हैं तारा। लेकिन हर वस्तु की या हर व्यक्ति का जो जीवन है वो निश्चित है। इसी प्रकार तारों का भी जीवन निश्चित है। और जैसे ही यह जो तारा होता है फिर यह आगे जाकर लाल तारा बनता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल होता है वो इसमें ख़त्म होने लगता है। इसलिए यह बहुत ही फैलने लगता है, यानी कि इसका आकार बड़ा हो जाता है लेकिन ईंधन इसमें कम हो जाती है। और फिर जब यह बड़ा तारा हो जाएगा तो फिर यह दो भागों में टूटेगा, या तो छोटा बनेगा या बड़े तारों में टूटेगा। छोटा तारा बनेगा तो वह आगे जाकर श्वेत बामन बनेगा और फिर और आगे जाकर वह काला बामन बनेगा। और यदि वह सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है तो वह आगे जाकर अभिनव तारा बनेगा, जिसको अपन विस्फोटक तारा कहते हैं। और फिर यह आगे जाकर फिर फूटेगा तो ये चार भागों में बट जाता है। या तो वह न्यूट्रॉन बनेगा, या वह पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, और या फिर वह अंत में ब्लैक होल बनेगा। तो यह चारों न बन के इनमें से कोई एक तारा बनता है। और हमने बताया था जो पल्सर और क्वेसर होते हैं ये दो तारे, ये सबसे तेज गति करने वाले तारे होते हैं। और जो ब्लैक होल होता है इसका जो घनत्व होता है यानी कि इसकी डेंसिटी होती है वो बहुत ही अधिक होती है। इस कारण से इसका वजन भी बहुत अधिक हो जाता है। और ये जो तारा होता है, यदि कोई पूछे जो तारा होता है वो किस अवस्था में होता है, तो यह प्लाज्मा अवस्था में होता है। और इसमें जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। और इसके फिर आगे हमने पढ़ा था आकाशगंगा के बारे में। जो आकाशगंगा होती हैं उसके अंदर तारों का समूह होता है और इसमें असंख्य तारे होते हैं। और यदि कोई पूछे कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा होती हैं, तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा होती हैं। और यदि कोई कहे कि एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, तो एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी में उसका नाम अपन ने इसलिए रखा ताकि जो 100 अरब आकाशगंगा है उसमें अलग पहचान उसकी हो सके। और यह जो हमारी आकाशगंगा है इसमें एक साइड में शोर भी होगा। तो मान के चलिए यहाँ पास एक हमने शोर बना दिया, जैसे कि हमने पीले रंग से ये शोर बना दिया इसमें कि ये हमारे शोर हो गए। तो सबसे यदि नज़दीकी तारा पूछेगा तो हमारा कौन सा तारा हो जाएगा? सूर्य तारा हो जाएगा। लेकिन यदि कोई कहेगा कि दूसरा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो हम बता सकते हैं जो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। जो प्रैक्सिमा सेंचुरी है वो सबसे नज़दीकी दूसरा तारा है, यानी कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीकी तारा वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। लेकिन यदि कोई कहे कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप बता सकते हैं जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम रखा था हमने डॉग स्टार। और यदि कोई कहे कि हमारी जो आकाशगंगा है उसकी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, तो उसका नाम है देवयानी, और जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेडा। लेकिन यदि कोई कहे कि ये तो हमारी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी हो गई, लेकिन कोई कहे
कि दूसरी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, तो इसका नाम है NGC 33। तो इस प्रकार हमने अभी 2 क्लासों का डिस्कस कर लिया है कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं। तो हम मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं और मंदाकिनी के अंदर बहुत सारे तारे पाए जाएंगे और इसमें किनारे में सूर्य पाया जाएगा। और सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सौरमंडल। और फिर थोड़ी दूरी पर जो 27 तारों का समूह होता है उसे हम कहते हैं नक्षत्र। और यदि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर यदि 89 तारे आपको एक साथ दिख जाएं तो आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का तारामंडल है, क्योंकि 89 तारों के समूह को ही हम कहते हैं तो तारा। अब अपन देखें कि तारामंडल आखिर क्या है। तो तारामंडल कहाँ पाया जाएगा? जो हमारी आकाशगंगा है यानी कि जो मंदाकिनी है उसमें किनारे में क्या है? किनारे में सूर्य है। तो हमने ये सूर्य लाल पेन से बना दिया है। और इसके सबसे दूर मतलब कि सूर्य से बहुत दूरी पर कौन से तारे पाए जाएंगे? 89 तारों का एक समूह पाया जाएगा, उसी को हम कहेंगे तारामंडल। लेकिन यदि कोई कहे कि सूर्य से थोड़ी दूरी पर यदि जो तारे हैं 27 तारे, तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको नक्षत्र कहेंगे। और यदि बहुत ही पास में 8 ग्रह पाए जाएंगे तो वो कहलाएगा सौरमंडल। तो अब अपन देखें कि तारामंडल तो अपन ने देख लिया, जो 89 तारों के समूह हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और जो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं। तो अपन देखें कि तारामंडल तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे तारामंडल होंगे, तो उसके बारे में भी अपन देखें। तो इसमें कौन कौन से तारा, ये तारामंडल को अपन को पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ध्रुव तारे के बारे में पढ़ेंगे। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि 2 प्रकार के होते हैं, या तो बड़ा सप्तऋषि बनता है या छोटा सप्तऋषि, यानी कि बृहद सप्तऋषि या लघु सप्तऋषि। फिर अपन आगे पढ़ेंगे शिकारी तारा क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे कि हाइड्रा तारा क्या है, यानी हाइड्रा तारामंडल क्या है। तो सबसे पहले अपन देखें कि ध्रुव तारा क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइज स्टार। तो इसको अपन देखें तो यह तारामंडल में स्थित एक ऐसा तारा होता है जो पृथ्वी है हमारी उसके ठीक उत्तर में स्थित होगा। और यह दोस्तों जो इसकी स्थिति होती है ये कभी नहीं बदलती है, क्योंकि जो तारा है वो तो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, लेकिन घूमेगी कौन? पृथ्वी घूमेगी। और अपन देखें ये जो ध्रुव तारा होता है ये किस लिए काम आता है। तो यदि कोई सैनिक हो गए या फिर कोई जहाज हो गया, यदि वह जाते समय अपना यदि मार्ग भटक जाता है तो फिर वो ध्रुव तारा को देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। और यदि हमको चारों दिशा में से कोई एक दिशा यदि अपन को ज्ञात हो जाती है तो अपन चारों दिशा के बारे में ज्ञात लगा लेते हैं कि यदि उत्तर ऊपर है, यदि नॉर्थ ऊपर है तो साउथ इस साइड होगा, और ईस्ट यहाँ होगा, और वेस्ट यहाँ होगा। तो इस प्रकार से अपन इसका अनुमान लगा लेते हैं यदि चारों दिशा में से एक दिशा का विज्ञान अपन को हो जाता है या एक दिशा के बारे में अपन को जानकारी मिल जाती है। तो अपन देखें तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि पोलर स्टार क्या है। पोलर स्टार क्या है? तो तारामंडल में स्थित एक ऐसा तारा जो पृथ्वी के ठीक उत्तर दिशा में स्थित हो, जो पृथ्वी है उसके ठीक उत्तर दिशा में स्थित हो। तो इस तारा को हम कहते हैं ध्रुव तारा। और यह जो तारा होता है ये बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए हम ध्रुव तारा को अलग ही पहचान लेते हैं। और हम देखें जो सप्तऋषि तारा है ये क्या है। तो जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि 7 तारों का समूह, लेकिन इसमें भी 2 क्वालिटी है। एक बृहद सप्तऋषि है तो एक छोटा सप्तऋषि है, यानी कि एक बृहद है और एक लघु। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्तऋषि को इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा। और यदि बृहद होगा तो मेजर, यानी कि उर्सा मेजर, और लघु होगा तो उर्सा माइनर बोलेंगे। तो इनकी अपन पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा बृहद सप्तऋषि है और कौन सा लघु सप्तऋषि है। तो अपन देखें कि यदि हमको 7 तारे दिखेंगे, लेकिन उनका आकार यदि जो बृहद सप्तऋषि है उसकी आकृति कैसी होगी, तो बृहद यानी बड़े तारे होंगे, तो उसमें क्या होंगे? बड़े बड़े तारे होंगे। जैसे हमने एक तो हमने बना दिया ये क्या? पोलर स्टार बना दिया,
यानी कि ये हमने बना दिया, इसमें ध्रुव तारा बना दिया। और हमने कहा कि बृहद सप्तऋषि, तो बृहद मतलब कि बड़ा होगा, तो जो बड़ा तारा होगा उसमें क्या होंगे, उसमें बड़े बड़े तारों के 7 समूह, मतलब कि बड़े बड़े 7 तारे होंगे, और उसी का जो समूह होगा उसको हम कह देंगे बृहद सप्तऋषि तारा, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। तो बृहद सप्तऋषि, तो बृहद सप्तऋषि क्या है, तो बृहद सप्तऋषि एक, तो बृहद सप्तऋषि क्या है, तो 7 बड़े तारों का, तो 7 बड़े तारों का ऐसा समूह जिसके ठीक पीछे क्या हो, ठीक पीछे ध्रुव तारा रहता हो और जिसका आकार भी बड़ा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बृहद सप्तऋषि कहते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि लघु सप्तऋषि कहते हैं, लेकिन यदि कोई कहे कि लघु सप्तऋषि क्या है, तो लघु सप्तऋषि क्या है, तो उसमें जो तारे के समूह, तो 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 जो लघु सप्तऋषि है वो क्या है, तो जो लघु सप्तऋषि उसमें जो तारे होंगे 7 तारे वो छोटे छोटे बिल्कुल होंगे, और उसके आगे क्या होगा, ध्रुव तारा होगा। जैसे कि एक ये हमने बना दिया, एक ये तारा, एक ये, 3 तारे ये हो गए अपने, और 4 5 6 7, तो हमने इसको मिला दिया, ये हमने इसको मिला दिया 7 तारों को, और इसके आगे क्या है, ध्रुव तारा है। तो इस प्रकार की आकृति को हम कहेंगे लघु सप्तऋषि, क्योंकि इसमें तारों का आकार क्या है, बहुत ही छोटा है, और इसके ठीक आगे क्या है, तो ये जो ध्रुव तारा है, तो ये जो हमारे, तो ये जो 7, तो ये जो 7 तारों का समूह है, इसके ठीक आगे क्या है, ध्रुव तारा है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, लघु सप्तऋषि। लेकिन यदि कोई कहे कि बृहद सप्तऋषि क्या है, तो बृहद सप्तऋषि उसका आकार बड़ा होगा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, और उसके ठीक पीछे क्या होगा, उर्सा, और उसके ठीक पीछे क्या होगा, तो इसके ठीक पीछे ध्रुव तारा होगा। लेकिन जो छोटा तारा होगा, यानी छोटा सप्तऋषि होगा, तो उसके आगे होगा। अब देखिए इसको अपन ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो जैसे यदि छोटा कोई हाथी का बच्चा है, तो उसको तो आप आगे से खिला सकते हो, यानी कि उसको आप सूंड से खिला सकते हो, पुचका सकते हो। लेकिन यदि कोई बड़ा हाथी होगा, तो उसको आप पीछे से खिलाओगे। क्यों, क्योंकि वो बड़ा हाथी है, यदि उसने थोड़ा सा ही मार दिया तो आप उड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जो छोटे तारे होते हैं उनके आगे होता है लघु तारा, उनके आगे होता है लघु तारा, और जो बड़े तारे होते हैं तो उनके पीछे होता है तो उनके पीछे होता है ध्रुव तारा। तो इस प्रकार आपको बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के बारे में पता चल गया होगा। तो अपन अब देखें, तो हमने ध्रुव तारा पढ़ लिया कि ये उत्तर दिशा को दर्शाता है, सप्तऋषि पढ़ लिया कि इसमें जो बृहद सप्तऋषि तारा होगा तो उसमें पीछे जो होगा उसके पीछे क्या होगा, ध्रुव तारा होगा। और यदि हमारा छोटा तारा है, यदि हमारा लघु सप्तऋषि है, तो उसके क्या होगी, आगे क्या होगा, ध्रुव तारा होगा। तो यहाँ पे यदि हमने 7 तारे बना दिए, ये बना दिया, तो इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे ध्रुव तारा होगा, यानी कि छोटे के आगे ध्रुव तारा और बड़े के पीछे ध्रुव तारा होगा। और अब हम देखें कि इसमें आगे भी दिया है कि शिकारी तारा क्या है। तो शिकारी, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा कि एक शिकार की तरह वो दिख रहा होगा। इसमें आपको एक अलग चित्र दिख रहा होगा कि एक ये लड़का कोई खड़ा हुआ है, ये देखिए इसका ये सिर हो गया, और ये क्या लिए है, धनुष बाढ़ लिए है। मतलब कि तारों का ऐसा समूह, तारों का ऐसा समूह जो एक धनुष लिए शिकारी की तरह दिखाई दे, तो उसे हम कह देंगे ओरियन तारा या फिर शिकारी तारा। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि शिकारी की तरह, मतलब कि शिकारी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं हंटर, तो यदि कोई कहे कि हंटर स्टार क्या है, तो हंटर स्टार आप बता सकते हैं कि तारों का ऐसा समूह जिसकी आकृति धनुष लिए शिकारी के जैसे दिखाई दे, तो उसे हम कहेंगे हंटर तारा या फिर कहेंगे ओरियन तारा। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, हमने इसमें पढ़ लिया कि जो ध्रुव तारा है तो वो कैसा होगा, बड़ा होगा, उसका आकार भी ज़्यादा होगा और वो चमकेगा भी ज़्यादा, लेकिन इसकी जो आकृति होगी वो पृथ्वी के ठीक उत्तर में होगी।
इसलिए यदि कोई सैनिक या जहाज अपना मार्ग भटक जाते हैं तो वो अपना जो मार्ग है वो इस तारे की मदद से अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था सप्तऋषि के तारे के बारे में। तो सप्तऋषि तारा क्या है? तो ये 7 तारों का एक समूह होता है जो 2 आकृतियों में पाया जाता है। एक तो बड़ी आकृति यानी कि बृहद सप्तऋषि तारा होगा और दूसरा क्या होगा? लघु सप्तऋषि तारा होगा। तो बृहद सप्तऋषि तारा क्या होगा? तो इसका आकार बड़ा होगा। ये 7 तारों का समूह होगा जिसके पीछे क्या होगा? तो जिसके पीछे ध्रुव तारा होगा वही कहलाएगा बृहद सप्तऋषि तारा। और लघु सप्तऋषि तारा क्या है? ऐसे 7 तारों का समूह जिसके आगे क्या हो? ध्रुव तारा हो, उसको हम कहते हैं लघु सप्तऋषि तारा। फिर हमने पढ़ा कि शिकारी तारा या ओरियन तारा क्या है? तो ओरियन तारा क्या है? तो कुछ तारों का ऐसा समूह, कुछ का मतलब है कि 16-17 जो तारे हैं उसका समूह जो है उसी को हम कहेंगे ओरियन तारा। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह धनुष लिए एक शिकारी की जैसे दिखता है। इसकी आकृति भी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे धनुष लिए शिकार के लिए बिल्कुल जा रहा हो, इसलिए इसको हम कहते हैं हंटर स्टार या ओरियन तारा कहते हैं अपन। तो इस प्रकार आपको ये जो अभी हमने तारा मंडल के बारे में पढ़ा है, सप्तऋषि, ध्रुव तारा और शिकारी तारा, तो इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों जो परीक्षा है तो उसमें इसी प्रकार के ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने आपको एक आकृति दे दी कि बताइए ये कौन सा तारा है, जैसे ध्रुव तारा हो गया और ये सप्तऋषि तारे हो गए। तो इस प्रकार की यदि आकृति हो जाएगी तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा सप्तऋषि तारा है, तो ये बृहद सप्तऋषि तारा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अब अपन आगे देखेंगे, तो आगे अपन देखें जैसे क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे कि कौन सा तारा शिकारी के जैसे दिखता है, तो वो कौन सा है? ओरियन तारा कहलाता है। तो ओरियन क्या है? एक प्रकार का तारा मंडल का नाम है जिसमें 16 तारे होते हैं और जो धनुष लिए आदमी की तरह दिखता है। फिर यदि आगे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों अपन को 89 तारे तो अपन पूरे पढ़ेंगे नहीं और ना ही 89 तारों में से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? कुछ तारों में से ही आएंगे। तो कुछ तारे जैसे सबसे ज़्यादा तारों की संख्या किस तारा मंडल में पाई जाती है, तो उसका नाम है हाइड्रा। जैसे कि अपन कॉलेज में भी देखें तो किसी के ज़्यादा फ्रेंड होते हैं, किसी के कम फ्रेंड होते हैं, तो इसलिए अपन उसका अलग नाम रख देते हैं कि ये जो ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको अपन कह देंगे हाइड्रा। तो इसी प्रकार तारामंडल में भी हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा तारों की संख्या किस तारामंडल में पाई जाएगी, तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रा। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया। अब अपन आगे बात करेंगे नक्षत्र के बारे में। तो नक्षत्र हमने आपको बताया कि मान के चलिए ये हमारी आकाशगंगा हो गई और इसमें किनारे में एक सूर्य है। इससे थोड़ी दूरी पर यदि 27 तारे अपन को दिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? नक्षत्र कहेंगे। लेकिन यदि थोड़ी और दूरी पर अपन को 89 तारे दिखेंगे तो अपन उसको तारामंडल कह देंगे। और यदि बहुत पास में अपन को 8 ग्रह दिखेंगे तो उसको अपन सौरमंडल कह देते हैं। लेकिन अभी अपन को क्या पढ़ना है? अभी अपन ने पढ़ा तारामंडल, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे तो अपन आगे पढ़ेंगे अभी नक्षत्र, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे सौरमंडल। तो अब अपन देखें नक्षत्र क्या है। तो नक्षत्र क्या है? सूर्य से थोड़ी दूरी पर स्थित 27 तारों के समूह को अपन क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये चित्र आपको यहाँ दिख रहा होगा तो आपको इसमें भी दिख जाएगा। और दोस्तों जो नक्षत्र होते हैं वो पूरे 360 डिग्री पे घूमते हैं। इस प्रकार से जो सूर्य होता है वो 360 डिग्री घूमता है, लेकिन कितने महीने में घूमता है? तो वो 12 महीने में घूमता है। तो इस प्रकार से अपन निकाल लेंगे कि एक महीने में सूर्य कितने डिग्री घूमता है, तो 12×3 = 36, मतलब कि 30 डिग्री घूमेगा एक महीने में। मतलब कि क्या? 30 डिग्री जो है वो एक महीने में घूमेगा। तो अपन अब क्या करेंगे? जो 360 घूम रहा है तो इसको अपन क्या करेंगे? बांट देंगे, 12 भागों में बांट देंगे। तो जैसे कि हमने इस वाले चित्र में 12 भागों में बांट दिया है। तो इसमें जो बीच में है वो सूर्य है, उसके चारों तरफ क्या है? 12 महीने हैं, या फिर इनको अपन कह देंगे 12 राशियाँ। इसीलिए जो राशियों की संख्या है वो भी 12 है,
क्योंकि जो सूर्य है वो 360 डिग्री घूम रहा है, लेकिन 12 महीने में घूम रहा है, इसलिए 12 राशियां भी हो जाएंगी। तो इस प्रकार तो अपन को ये पता चल गया कि जो नक्षत्रों की संख्या है वो 27 है, लेकिन राशियों की संख्या कितनी हो गई, वो 12 हो गई। तो यदि आप कहे आपसे कि बताइए तो एक राशि में कितने नक्षत्र पाए जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि टोटल तो भाई 27 नक्षत्र हैं, लेकिन 12 राशियां हैं। तो इनको यदि अपन डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 2 से तो ज़्यादा होगा, तो 2.25 इसकी एक्चुअल वैल्यू आती है। आप खुद काट के देख सकते हैं। जैसे कि अपना ये 27 है, अपन ने इसको काटा, 12 दूनी 24, अब बचा कितना, 3 बचा, तो 12 दूनी 24, फिर इसमें कितना बचा, 6 बचा, तो 12 पंचे 60, तो 2.25। कहने का मतलब है कि जो एक राशि होगी ना, उसमें जो नक्षत्रों की संख्या होगी वो 2.25 होगी, यानी कि 2.25 होंगी। अपन देखें तो इसमें हमने एक नक्षत्र तो ये बना दिया, पूरा आ जाएगा, दूसरा नक्षत्र भी पूरा आ जाएगा, लेकिन जो तीसरा नक्षत्र होगा उसका केवल 1/4 भाग आएगा। तो इसमें चौथा भाग अपन ने ये बना दिया, बाकी पूरा भाग इसका अपन ने यहाँ बना दिया। तो इस प्रकार से जो एक राशि होती है उसमें नक्षत्रों की संख्या 2.25 होती है। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया होगा। अपन देखें जो ये नक्षत्र हैं एक राशि में, जैसे कि अपन देखें 10वीं राशि में अपन ने कितने नक्षत्र रखे, 2.25 रखे। इसी प्रकार सभी राशियों में होंगे। तो इनका इफेक्ट क्या होता है, तो इनका इफेक्ट ये पड़ता है कि यदि मान के चलिए 2 लड़के हैं, उन्होंने 10वीं राशि में जन्म लिया, 2 लड़कों ने 10वीं राशि में जन्म लिया, फिर तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि दोनों लड़कों के जो नक्षत्र हैं वो सेम होंगे। एक राशि में कितने नक्षत्र हैं, 2.25 है। तो भाई यदि एक ही राशि में, मान के चलिए 10वीं राशि में ही, क्या 10वीं राशि में ही यदि कोई लड़का ने जन्म लिया है, तो जरूरी नहीं है कि उसका नक्षत्र भी वही होगा जो दूसरे लड़के का नक्षत्र होगा। तो अपन बता सकते हैं कि भाई यदि किसी लड़के ने एक ही राशि में जन्म लिया और एक साथ लिया, तो यह जरूरी नहीं है कि उन दोनों लड़कों के नक्षत्र सेम हो। भाई इसमें तो इतने सारे नक्षत्र हैं, तो कोई भी हो सकते हैं उनके। तो इस प्रकार से जो ज्योतिष होते हैं वो अपना अनुमान लगा लेते हैं। और नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्र कौन कौन होते हैं, तो नक्षत्र में जैसे रोहिणी नक्षत्र हो गया, कर्क नक्षत्र हो गया, मकर नक्षत्र हो गया। तो यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य को 360 डिग्री घूमने में कितने महीने लगेंगे, तो 12 महीने लगेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन करे कि एक राशि कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कितने 30 डिग्री का, कैसे 360/12 करेंगे तो एक राशि का कोण निकल आएगा। फिर अपन आगे देखें कि राशियों में नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 2.25, क्योंकि टोटल नक्षत्र कितने हैं 27 हैं और राशियां 12 हैं। तो एक राशि में क्या निकल आएगा, नक्षत्रों की संख्या निकल आएगा। और फिर अपन देखिए कि नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे अपन देखिए रोहिणी नक्षत्र है, कर्क एक नक्षत्र है, मकर भी एक नक्षत्र है। तो इस प्रकार कुल नक्षत्र कितने होते हैं, 27 होते हैं। तो अपन देखें अब कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे नक्षत्रों की संख्या 27, राशियों की संख्या 12, और एक राशि कितने डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का होता है। साल में कितनी राशियाँ होती हैं, तो 12 राशियाँ होती हैं। और प्रत्येक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, तो 2.25 नक्षत्र होते हैं। और ये तो अपन ने कर लिया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है जो नक्षत्र है इनसे संबंधित हैं। जो ज्योतिष है वो क्या होता है, तो ज्योतिष के बारे में जैसे अपन देखें तो यदि अपन को ज्योतिष पढ़ना है तो उसके साथ साथ अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, नक्षत्र, और उसके साथ साथ ग्रह भी। अब ग्रह क्यों आप बोलेंगे, आप बोल सकते हैं कि ग्रह क्यों पढ़ना पड़ेगा, भाई हमने तो राशियां पढ़ ली हैं, अब तो पर्याप्त है इतना। नहीं, यदि आपको ज्योतिष पढ़ना है तो उसके साथ साथ आपको ग्रह भी पढ़ना पड़ेगा। ग्रह क्यों, क्योंकि मानकर चलिए यदि सूर्य है, जो सूर्य है इसके चारों ओर क्या है, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और हम कहाँ, पृथ्वी में हैं। यदि चक्कर लगाते समय बीच में क्या आ गया, बीच में शनि ग्रह आ गया, यदि बीच में कौन आ गया, शनि ग्रह आ गया, और किसी की यदि मकर राशि है तो उस पर किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, वो जो प्रभाव है वो शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो ज्योतिष है तो इसके अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति
रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है तो वह ज़्यादा बात करता है। तो ये कौन कहता है? ज्योतिष कहता है। साइंस तो ये बात सब नहीं करता है, ये सब वो झूठ ही मानता है, लेकिन ज्योतिष इसको सही मानता है। और ज्योतिष ये भी कहता है कि अगर किसी को बढ़िया टीचर बनना है या यूट्यूबर बनना है तो उसका बृहस्पति सबसे अच्छा होना चाहिए। तो ये भी ज्योतिष का एक अपना फंडा है कि भाई यदि किसी को अच्छा यूट्यूबर बनना है, फेमस होना है या फिर अच्छा टीचर बनना है तो उसका बृहस्पति भाई सबसे अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन ज्योतिष तो पढ़ेंगे, लेकिन ज्योतिष अपन कब पढ़ेंगे? जब अपन आगे ग्रह पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन ज्योतिष पढ़ेंगे कि भाई यदि किसी को शनि ग्रह लग गया तो वो क्या कर सकता है। जैसे शनि ग्रह यदि किसी को लग जाता है, चूँकि शनि ग्रह क्या उनको काली चीज़ पसंद है, तो इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार को काली चीज़ें नहीं कटवानी चाहिए। जैसे जो हमारे बाल हो गए तो ये हमको नहीं कटवाने चाहिए। क्यों नहीं कटवाने चाहिए? क्योंकि जो शनि भगवान हैं उनका सबसे प्रिय कलर क्या है? काला रंग है। और उनका सबसे प्रिय भी है मजदूर। इसीलिए कहा जाता है कि मजदूरों को सताना नहीं चाहिए और ना ही अपन को काली चीज़ें अपन को कटवानी चाहिए। जैसे अपने बाल हो गए तो ये अपन को नहीं कटवाना चाहिए। कब? शनिवार को। तो ये कौन कहते हैं? ये ज्योतिष के हिसाब से कहा जाता है। तो अब हम देखें जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन भी करना जरूरी है। तो अपन देखें, जैसे हमने पूछा कि अब बताइए सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है। तो सबसे नज़दीकी, तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं कहा कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो इसमें ये कहा कि सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है। तो कौन सी है? देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा है सबसे नज़दीकी। लेकिन यदि कोई कहे कि दूसरी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, तो वो कौन सी है? NGC 33 है। कौन सी है? NGC 33 है। और अपन यदि क्वेश्चन आगे आ जाए कि अब बताइए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो ये भी अपन ने देखा था। जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है डॉग स्टार या साइरस नाम का जो तारा है उसको अपन कहते हैं सबसे चमकीला तारा। और यदि आगे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे निकटतम तारा कौन सा है, इसमें सबसे निकटतम पूछा है, तो सबसे निकट तो तारा हो जाएगा अपना सूर्य। लेकिन यदि कोई कहे कि सूर्य से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, या फिर कोई कहे कि हमारा दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी यानी PC अपन कह देते हैं शॉर्टकट में। और यदि आगे कहे कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है, तो ये भी हमने अभी पढ़ा है कि उत्तर दिशा को ये दर्शाता है। इसीलिए जो सैनिक होते हैं और जो जहाज होते हैं यदि वो भटक जाते हैं तो फिर वो ध्रुव तारे की सहायता से अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और फिर आगे दिया है कि किस तारामंडल का आकार एक शिकारी यानी कि हंटर के जैसा दिखाई देता है। तो किस तारे का दिखाई देता है? जो ओरियन तारा होता है। तो इस प्रकार अपन ने इसका भी देख लिया। और यदि आपको नीचे इस प्रकार की आकृति दे दे कि अब बताइए इनमें से कौन सा लघु तारा है और कौन सा बृहत तारा है, तो आप बता सकते हैं जो बड़े होंगे तो उनके पीछे क्या होगा? ध्रुव तारा होगा यानी कि पोलर स्टार होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बृहत सप्तऋषि तारा हो जाएगा। और जो छोटे तारे होते हैं ना उनके आगे क्या होता है? ध्रुव तारा होता है। तो इस प्रकार आपको ये भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर अपनी राय दे सकते हैं कि और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, तो हम वो भी सुधार करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।